Hello guys, I am CA Shika Khandelwal and welcome to the first lecture of Strategic Performance Management। तो अगर आपने ओरिएंटेशन सेशन नहीं देखा होगा तो फटाफट जाकर आप हमारे YouTube चैनल पे वो चेक करिए, क्योंकि उसमें हमने एग्जाम पैटर्न देखा है एंड ऑल्सो हमारा सब्जेक्ट का ब्रीफ ओवरव्यू देखा है। तो उससे आपका एक बेस बन जाएगा जिससे आप ये लेक्चर पे आके आगे का टॉपिक देख सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक झलक मैं आपको हमारी बुक की दिखा देती हूँ जिसपे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो आप जैसे देख सकते हो कलर्ड नोट्स है। हमने ट्राई किया कि हर जगह छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट है उसको हम पिक्चर के थ्रू डिपिक्ट करें ताकि आपको अच्छे से याद हो और आपके दिमाग में बैठे। फिर आप देखोगे मैंने यहाँ पे आपके लिए स्पेस छोड़ी है ताकि आपको अलग से कोई बुक मेंटेन करने की जरूरत नहीं। जो भी कॉन्सेप्ट्स है आप यहाँ पर लिख सकते हो, राइट? यहीं की यहीं आप रेफर कर लो ताकि आपको ढूंढना भी ना पड़े कि इससे रिलेटेड मैंने कहाँ लिखा था। फिर देख लो आप नियरली हर पेज पे आपको वो स्पेस प्रोवाइड की गई है। चैप्टर जैसे ही खत्म होता है मैंने आपके लिए एक पेज छोड़ा है समरी के लिए कि वो चैप्टर में आपको जो भी रिवाइज करने लायक चीज लग रही है आप उसको समराइज करके यहाँ लिख सकते हो। और ये आप खुद ही लिखोगे, मैं आपको जरूर समझा दूंगी कि आपको इस तरीके से लिखना है, लेकिन ये आपका काम रहेगा क्योंकि एग्जाम आपको देनी है। तो अल्टीमेटली आप किस तरीके से आपकी नोट्स बनाना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं, इंस्टीट्यूट ने जो मॉड्यूल बनाई है वो है 270 पेजेस की, पूरी ब्लैक एंड व्हाइट है, सब पैराग्राफ फॉर्म में। आप चाहो बिल्कुल देख सकते हो, वो देख लो और आप फिर हमारी नोट्स कंपेयर कर लो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कितने सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको दी गई है। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, उनको ये सब्जेक्ट से मतलब रहना चाहिए, मतलब स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि बच्चों की जो इंग्लिश है ना वो मतलब अलग लेवल पे पहुंच जाए। तो उन्होंने इसमें कुछ ऐसे ऐसे भारी इंग्लिश के टर्म्स दिए जिसकी कोई जरूरत भी नहीं है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं उसको गूगल करके चेक भी करूँ और आपको एग्जैक्ट मीनिंग भी बताऊँ तो वो मीनिंग मैच भी नहीं होता है वो सेंटेंस में। तो मतलब बस इंस्टीट्यूट को सिर्फ भारी वर्ड्स देके बच्चों को डराना था, बस वही किया है उन्होंने। हम वो सब टर्म्स भी देखेंगे, मैं आपको सब समझाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको बस क्या करना है, अच्छे से सुनना है। जो लिखना है वो सब पार्ट मैं आपको बता दूंगी, तो आप अभी लेक्चर के बीच में बिल्कुल मत लिखना, बाद में आपको टाइम दिया जाएगा और लिखाया भी जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। अब इमेजिन करो आपकी एग्जाम का लास्ट दिन, ठीक है, मतलब एग्जाम आप देकर आ गए हो। फर्स्ट चीज जो आपके दिमाग में आती है वो क्या है? गोवा ट्रिप, है ना? हर एक बच्चे की सेम स्टोरी कि वो गोवा के जो प्लान्स है ना वो मतलब ग्रुप बन जाता है, डिस्कशन हो जाता है कि हमको ये करना है वो करना है, लेकिन सुई आके कहाँ अटकती है? घर से परमिशन लेने में, पापा से पूछने में तो बहुत फटती है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना, अब गोवा जाना है। तो आप ऐसे डरते डरते जाते हो पापा के पास पूछने के लिए, फिर पापा गोवा जाना है, मतलब मैंने तो बहुत मेहनत की, आपने देखा ही है ना मुझे। पापा बोलते हैं कि देख तूने मेहनत तो की मैंने देखा, लेकिन जो तूने टाइम पास किया है वो भी मैंने देखा है। तो जो भी तेको अगर गोवा जाना है ना तभी जाना अगर तू पास हुआ। अब आपको पता है पापा का जो स्टेटमेंट है उसके बाद तो अपोज कुछ कर ही नहीं सकते। तो आप सोचते हो कि चलो ठीक है, फिर आप इवैल्यूएट करने बैठते हो कि यार क्या हो सकता है। तो आपको दिखता है कि चलो मेरे को एक चीज तो श्योर है कि मैंने 11 घंटे पढ़ाई की थी, 1 घंटा जो था दिन में, अब उतना तो रिफ्रेशमेंट लगता है ना, तो 1 घंटा दिन में फ्रेंड्स के साथ थोड़ा इधर उधर का टाइम पास, घूमना फिरना, ये सब चीजें। पापा के नजर में सब कुछ था कि ये जो पढ़ता था वो भी था, 1 घंटा जो टाइम पास था वो भी था, क्योंकि ये जो टाइम पास था ये रात के टाइम ही होता था, शाम और रात के टाइम जब पापा घर पे आ चुके रहते थे। अब आता है आपका रिजल्ट का दिन। क्या रिजल्ट हो सकता है? पास हो गए हो, बहुत खुशी की बात है, पास हो गए हो। ऐसे टाइम पे आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? रिश्तेदारों के सामने क्या बोलते हैं कि हमने देखा है हमारे बच्चे ने कितनी पढ़ाई की है, पूरी पूरी रात पढ़ाई की है, इसके फ्रेंड्स घर पे आते थे और इसको मिलने का टाइम नहीं रहता था, ये मना कर देता था। जबकि उनको सच पता है कि ये क्या हुआ है, लेकिन उनको क्या देखना है? उनको सिर्फ ये वाला पार्ट देखना है कि इसने बहुत मेहनत की है इसलिए पास हुआ है। बट अगर फेल होता है फिर क्या होता है?
फिर तो उनको सिर्फ ये वाला पार्ट दिखता है कि तब तो तुमको कुछ नहीं लगा, क्या जरूरत है 1 घंटा तुमको जाकर फ्रेंड से टाइम पास करने की, अगर ये 1 घंटा तू पढ़ लेता था तो आज तू पास हो जाता था। ये सब बातें सुनने मिलती है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, वो आपके जो परफॉर्मेंस है, एग्जाम में जो परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट करते हैं। कैसे देखते हैं, इवैल्यूएट कैसे करते हैं, उन्होंने आपके रिजल्ट के बेसिस पे किया, राइट। तो ये चीजों का कोई मतलब नहीं, आपका जो रिजल्ट आया उससे मतलब है। मैंने 11 घंटे पढ़ाई की, क्या मतलब है, रिजल्ट क्या आ रहा है, फेल हूं भाई मैं तो, यही है ना, रिजल्ट जो है सामने ही है हमारे। तो कोई भी चीज का अगर परफॉर्मेंस है, पहले उसको हम क्या करेंगे, जैसे अगर आप फेल हो गए हो, आपको भी धक्का लगा है, मतलब थोड़ा सा रहता है कि एक आध पेपर खराब जाता है बट ऐसे लगता है निकल जाएंगे। बट आप अगर फेल हुए हो तो आप पहले उसको मेजर करोगे, राइट, कि यार पहले डाइजेस्ट करोगे कि हाँ मैं फेल हुआ हूँ। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, अगले अटेम्प्ट की तैयारी करोगे। तो आप उसको क्या करोगे, मैनेज करने की कोशिश करोगे। तो पहले आप मेजर करोगे कि क्या क्या गलती हुई, और आपको भी रियलाइज होगा रियलाइज होगी ये वाली चीज कि हाँ यार 1 घंटा ये जो मैं टाइम पास कर रहा था, अगर मैं इसमें पढ़ लेता था तो सही बात है मैं पास हो सकता था आज। तो मेजर किया, एंड उसके बाद क्या किया, मैनेज किया। सेम चीज ऑर्गेनाइजेशंस में एप्लीकेबल है। अगर हम कोई भी चीज, कोई भी एम रखते हैं, गोल रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उसको हम मेजर करते हैं कि हमने जो सोचा था वर्सेस जो हुआ है। अगर जो हमने सोचा था वही रिजल्ट आया तो वेल एंड गुड, अगर रिजल्ट सेम नहीं आया तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी चेंजेस करेंगे, मतलब हम उसको मैनेज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटी। परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी is measured before it is managed. Performance of the various elements of the entity need to be assessed on period to period basis on the basis of either financial or operational parameters which must be mapped with the strategic goals of the organization. तो हमारा जो एंटिटी का परफॉर्मेंस है वो हम, हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स है कि हमारा इतना प्रॉफिट होना चाहिए, या ऑपरेशनल गोल्स रह सकते कि हमको इतना सेल्स अचीव करना है, या जो भी टारगेट है उसके बेसिस पे हमारे, मतलब ओवरऑल जो गोल्स है वो मैच होना चाहिए, जो हमारे स्ट्रैटेजिक गोल्स है और जो हमारे साथ एक्चुअल में हो रहा है। अगर ये दोनों मैच हो रहे हैं मतलब हमने हमारा टारगेट अचीव कर लिया। लेकिन क्या ये इतना ईजी है, नहीं है। क्यों, क्योंकि हम रहते हैं एक वूका बिजनेस एनवायरनमेंट में। मैम ये क्या है वूका, ये तो हमने कभी नहीं सुना, नहीं सुना। क्यों, क्योंकि ये एक शॉर्ट फॉर्म है, वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्विटी का। अभी आप कुछ भी मत लिखिए, सॉरी, अभी आप कुछ भी मत लिखिए, आपको मैं ये सब लिखा कर दूंगी, एंड इवन आपके नोट्स में भी सब कुछ लिखा है। आप सिर्फ फोकस करिए कि आप कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या हो रहा है। हम रहते हैं आजकल जो है वोका एनवायरनमेंट में, जिसमें चीजें वोलेटाइल है, अनसर्टन है, कॉम्प्लेक्स है, एम्बिग्विटी है, ये सारी चीजें हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो हम देख सकते हैं वो है हमारे सुनहरे दिन कोविड-19 के। मतलब आप अगर मुझसे पूछो तो मैं बोलूंगी मेरे लाइफ का बेस्ट टाइम इसमें था, क्योंकि मैं इस टाइम पे सीए मेरी जो क्लियर हो चुकी थी मैं, और इसके बाद हमारे जो फैमिली में मेरे जो कजिन्स इधर उधर गए थे, सब हम लोग घर पे आ गए थे, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है। तो हम लोगों ने इतनी मस्ती की है, मतलब इतने गेम्स खेले हैं, फिर साथ में हमने मतलब यूट्यूब वीडियोस देख के बस कुकिंग की और खाते गए। हर टाइप का डेजर्ट, हर टाइप की डिश हमने ट्राई की है इस टाइम पे। लेकिन लकीली हमारे केस में ये था कि घर में किसी को कोविड नहीं था, बट ऑफ कोर्स बाकी जगह बहुत प्रॉब्लम हुई है, बिजनेसेस में हैम्पर हुआ है और बहुत फैमिली को लॉसेस भी हुए हैं। तो कोविड में क्या हुआ था, सिचुएशन पहली बार अराइज हुई थी, कोई आइडिया ही नहीं है कि इसको कैसे हैंडल करना है। तो अब वोलेटिलिटी क्या होती है, आप जैसे अगर स्टॉक मार्केट को उसको परस्यू करते हो, स्टॉक मार्केट में आपने चीजें देखी होगी, तो हम क्या बोलते हैं कि सब वोलेटाइल है,
जैसे एक अगर न्यूज आ गई कि एक कंट्री ने दूसरे कंट्री पे अटैक किया है, इमीडिएट मार्केट क्रैश करता है। तो क्या बोलते हैं, मतलब कोई न्यूज की वजह से सडन और इमीडिएट चेंज हो जाता है। तो ऐसे चीज को जो बोलते हैं, मतलब उसके लिए टर्म है वोलेटाइल। ठीक है, तो जैसे कोविड 19 का भी पता चला, चीजें बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही थी, क्योंकि कोई आइडिया ही नहीं है ना आगे क्या होने वाला है। अनसर्टन थे, बिजनेसेस को पता ही नहीं कि आज ये चल रहा है कल क्या होगा, कोई आइडिया नहीं है। अनसर्टन है मतलब हमको कोई गारंटी नहीं है कि क्या हो रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी, राइट। कॉम्प्लेक्स कब होता है, जब एक चीज दूसरे पे डिपेंडेंट है, तीसरी भी दूसरे पे डिपेंडेंट है, फिर चौथी आ रही है वो फर्स्ट और थर्ड पे डिपेंडेंट है, सब मिक्स हो गए, जिसकी वजह से खिचड़ी बन गई और सब कॉम्प्लेक्स हो गई है सिचुएशंस। तो ऐसे कोविड में हमने ये भी देखा कि बहुत सारी चीजें, जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि सुबह 2 घंटे और शाम में 2 घंटे ही आपको, मतलब अगर कोई शॉपिंग करनी है तो आप कर सकते हो। और भी लिमिटेशन क्या थे कि आपको मास्क लगाना है, एक पर्टिकुलर टाइम पे इतने ही लोग गैदर हो सकते हैं, इतनी सारी चीजें थी। तो कितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी, राइट। एम्बिग्विटी मतलब कि आपको क्लियर पिक्चर नहीं है, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन भी पूरी नहीं है। तो ऐसे बोल सकते हो कि क्योंकि इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, आपको एक क्लियर पिक्चर नहीं मिल पा रही। कोविड में भी सेम चीज थी, कितने केसेस हो रहे, क्या हो रहे, कोई आइडिया नहीं, बिजनेसेस को कितना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है ये रीजन से। तो अभी जो हम सिचुएशन में रहते हैं, मतलब जो हम एनवायरमेंट में रहते हैं, वो है वूका एनवायरमेंट, जहाँ पे चीजें कॉम्प्लेक्स है, अनसर्टन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी ने किसी पे वॉर डिक्लेयर कर दी कोई कंट्री ने, तो हम क्या बोल सकते हैं, राइट। पूरी बहुत सारी चेंजेस होगी, क्लियर पिक्चर नहीं, हमारे पास हर टाइम पे पूरी इंफॉर्मेशन रहे इसकी भी गारंटी नहीं है। वोलेटाइल है, चेंज होते रहती है चीजें। अब ऐसे केस में सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हम रिलाई नहीं कर सकते। क्या होता है, अगर मैंने कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया है, मेरा टारगेट क्या रहेगा कि भाई मुझे तो सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, बाकी कुछ भी हो जाए। मतलब अगर मैंने ऐसी कंपनी में भी इन्वेस्ट किया है जो बहुत पोल्यूशन कर रही है, या उसका जो वेस्टेज आ रहा है वो पूरा नदी में डंप कर रही है, जिससे वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, सारी चीजें, एनवायरमेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मेरे को किस चीज से मतलब है, मुझे सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। ये अप्रोच जो रहती थी ना, ये पहले चलती थी। इसको हम बोलते हैं क्या, स्टॉक होल्डर अप्रोच। आप कुछ भी मत लिखिए, मैं सब आपको लिखा के दूंगी, ठीक है। स्टॉक होल्डर अप्रोच में क्या होता है कि इन्वेस्टर को सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है और कोई चीज से लेना देना नहीं है। बट अब जो हम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। हमको अगर सक्सीड करना है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सीड करना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। जैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय है, तो अगर मैं उसको डिससेटिस्फाइड रखूंगी, वो बहुत मेहनत कर रहा है और फिर भी मैं उसको उतना रेज नहीं दे रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो क्या वो इधर टिकेगा। मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो उसके गोल से मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ग्रो नहीं हो रहे। फिर मैं सॉरी गाइस, फिर मैं अगर जो पोल्यूशन कर रही, मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन से अगर पोल्यूशन हो रहा है जिससे एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है, तो हमारे जो कस्टमर्स है उनको भी प्रॉब्लम रहेगी, उनके भी नोटिस में आएगा कि यार नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा। तो एक दूसरी अप्रोच जो हमने अपनानी चाहिए उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर अप्रोच। तो स्टेक होल्डर क्या होते हैं, स्टेक होल्डर में जो ये स्टॉक होल्डर है वो भी स्टेक होल्डर का पार्ट रहते हैं। तो उनका ये बोलना है कि सिर्फ प्रॉफिट से मतलब मत रखो, अब ऐसे डिसीजंस लो जिससे सबका फायदा हो। यहाँ पे सिर्फ एक इंसान का फायदा हो रहा है जो कि इन्वेस्टर है और उनको एक ही चीज से मतलब है। बट होना ये चाहिए कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को सक्सीड करना है बिजनेस में, तो उन्होंने सब मिलकर सबको लेकर चलना चाहिए। तो स्टेक होल्डर में कौन आते हैं, स्टॉक होल्डर्स आते ही है, देन कस्टमर्स आते हैं, एम्प्लॉयज आते हैं, ठीक है। इन सबको मिला के इन सबके जो गोल्स है वो भी पूरे होने चाहिए, ताकि हम साथ में मिलके ग्रो करें। अब ये जो वू का कॉन्सेप्ट है ना, आप इसको कैसे यूज कर सकते हो मैं बताती हूँ डेली लाइफ में। जैसे आपकी एग्जाम खत्म होती है, फर्स्ट क्वेश्चन आप किसी से भी मिलो तो क्या रहता है,
कैसे रहे तेरे पेपर्स? पास हो जाएगा क्या? आप मतलब आपके दिमाग में एक थॉट आता है, यार मेरे को सांस तो लेने दो प्लीज, मतलब अभी तो मैं एग्जाम देके निकला हूँ, प्लीज छोड़ दो मुझे थोड़े टाइम के लिए। बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड आपने ये आंसर देना चाहिए, आजकल हम वुका एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता, बस इतना बोल के छोड़ दो। सामने वाले के जो बाउंसर जाएगा उसको कोई आइडिया ही नहीं कि उसको क्या हिट किया है। फिर वो पूछेगा क्या है वुका, बोले अच्छा हम मैंने पढ़ाई की है ना, तो इसलिए वो मेरे दिमाग में अभी भी चीजें घूम रही है, तुमको समझने में टाइम लगेगा। तो आपके लिए क्या काम आया वुका? आप क्यों यूज किए हो वुका? आपको नहीं पता कि कैसे, मतलब आप श्योर ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं कि आपने जो आंसर्स लिखे वो सही है कि नहीं। एम्बिग्विटी है, कॉम्प्लेक्स है, नहीं बता सकते क्या चल रहा है क्या नहीं, रिजल्ट अनसर्टन है और वोलेटाइल है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपके पास हो रहे हो नहीं हो इसके ऊपर मतलब आप ये वर्ड यूज कर सकते हो कि कोई भी आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछे तो। चलिए, performance measurement and its management in today's VUCA, that is volatility, uncertainty, complexity and ambiguity business environment, has outstretched beyond the traditional financial approach, as researchers identified that the stockholder approach is unable to cope with changing dimensions of business environment. क्या इसमें क्या लिखा है कि रिसर्चर्स को दिखा कि क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में ये चारों फैक्टर्स, ये चारों चीजें चेंज होती रहती है, मतलब ये वूका है एनवायरनमेंट अभी, उस रीजन से जो हमारा स्टॉक होल्डर अप्रोच है, स्टॉक होल्डर अप्रोच क्या बोल रहा है कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, इन्वेस्टर्स को सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है और कोई चीज से लेना देना नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है ग्रो करने के लिए। अगर ग्रो करना है तो क्या करना चाहिए? स्टेक होल्डर अप्रोच। तो स्टेक होल्डर जो थ्योरी है वो क्या बोलती है, in order to successfully sustain the rigors of new business environment, a business has to adopt new approaches where it identifies employees, customers, suppliers, competitors and other groups along with the investors as the stakeholder. तो ऐसे डिसीजन लो जिसमें सबका फायदा हो, ये बोलता है हमारा स्टेक होल्डर थ्योरी। ठीक है, thus performance measurement and management, in order to be tuned with strategic goals of the entity, has to move out from the silo of financial performance measurement and analysis and encompass a wide array of new development in the arena of performance measurement and management. नहीं समझा? ठीक है, चलो अब जो मैंने आपको बताया था, इंस्टीट्यूट ने क्या किया इधर आप देख लो, भारी भरकम टर्म्स यूज किए, ये वर्ड यूज किया है साइलो। अब ना मैं आपको एक अप्रोच बताती हूँ, जब जब आपको लगता है कि कोई सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड है आप उसको ब्रेक डाउन करो। दस परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू बी ट्यून्ड विद स्ट्रैटेजिक गोल्स। तो अगर हम स्ट्रैटेजिक गोल के साथ चले, मेजर हमारा जो परफॉर्मेंस है उसको देखे, तो जो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हमारा जो भरोसा है, मतलब सिर्फ फाइनेंशियल हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, सिर्फ इससे मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा क्या मतलब होना चाहिए कि ओवरऑल ग्रोथ हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, बस यही इधर लिखा है। अब इन्होंने देखो ये वर्ड यूज किया है साइलो, ये क्या है? अगर मैं आपको डिक्शनरी का इसका मीनिंग बताऊं तो इसका मीनिंग है साइलो, a situation where financial processes are isolated within departments instead of being shared across organization. एग्जाम्पल है कि सेल्स टीम फोरकास्ट करती है कि हमारा अगले साल का रेवेन्यू इतना रहेगा, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन फाइनेंस टीम के साथ शेयर ही नहीं करती है। तो क्या हो रहा है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन है अपने पास ही रख रही है, आगे पास ऑन नहीं कर रही है। तो इस वजह से क्या होगा, ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो पाएगी ना, इन्फॉर्मेशन वो पास ऑन ही नहीं कर पा रहे। अब ये वर्ड का मीनिंग मैं अगर यहाँ पे लू, हैज टू मूव आउट फ्रॉम द साइलो ऑफ परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो मतलब इसका मीनिंग ही नहीं बैठ पाएगा। बट ओवरऑल जो सेंटेंस का मीनिंग है मैं आपको वो बता देती हूँ कि हमको अगर हमारे स्ट्रैटेजिक गोल्स को अचीव करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे रिलाई नहीं करना पड़ेगा, हमको जो दूसरे भी फैक्टर्स है जैसे अ वाइड एरिया ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स इन द एरिया ऑफ परफॉर्मेंस, हमको दूसरे भी फैक्टर्स को कंसिडर
करना पड़ेगा। ओके, तो चलो अब इसमें जो आपके लिए समझने वाली चीज थी वो थी ये वुका, फिर एक थी स्टेक होल्डर थ्योरी, एक है स्टॉक होल्डर अप्रोच, राइट। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं हम क्या करेंगे, आपको अगर ये साइलो का मीनिंग लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो, मैं आपको टाइम दे देती हूँ वो लिखने के लिए। और आप ये भी करो कि इससे रिलेटेड मैंने आपको जो हमने समझा है कोविड सिचुएशन में, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो वोलेटिलिटी क्या हुई, रेफर्स टू रैपिड एंड अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस। जैसे कोविड में क्या हुआ था, सिचुएशन चेंज रैपिडली विद इन्फेक्शन रेट्स, रेगुलेशंस और रेस्ट्रिक्शंस जो थे वो रोज चेंज हो रहे थे, फ्लक्चुएट हो रहे थे। अनसर्टेनिटी क्या है, रेफर्स टू लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मेकिंग इट हार्ड टू प्रेडिक्ट आउटकम्स। कैसे बिजनेस को प्रेडिक्ट करते नहीं आ रहा था कि पेंडेमिक कब खत्म होगा, और फ्यूचर का वो कुछ प्लान नहीं कर पा रहे थे। कॉम्प्लेक्सिटी refers to interconnectedness of multiple factors making decision ओके, फैक्टर्स मेकिंग डिसीजन, यहाँ मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, ओके, मेकिंग डिसीजन मेकिंग चैलेंजिंग। ओके, ग्लोबल सप्लाई चेन्स फेस चैलेंजेस सच एज शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, डिलेज हो रहा था, लेबर फिर नहीं मिल रहे थे, ऐसे बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस अराइज हुई थी। एम्बिग्विटी refers to situations with unclear or incomplete information leading to multiple interpretations। पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी, जो चाहे अपने मन से सब थ्योरीज दे रहा था। तो देयर वॉज कंफ्यूजन एज टू हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द क्राइसिस विथ नो क्लियर रोड मैप। ठीक है, तो आप ये वूका का जो है ये आप लिख लो। आप लोग ये स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हो। देन इसके बाद आप स्टेक होल्डर और स्टॉक होल्डर अप्रोच के बारे में भी लिख लो। तो स्टेक होल्डर अप्रोच क्या है, अ शेयर होल्डर, मतलब यहाँ स्टॉक होल्डर और शेयर होल्डर सिनोनिमस है। तो अ शेयर होल्डर इज समवन हु ओन्स स्टॉक इन अ कंपनी। तो इनका प्राइमरी गोल क्या है, इज टू इंक्रीज प्रॉफिट एंड प्रोवाइड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट थ्रू डिविडेंड्स। और जो स्टेक होल्डर है उस अप्रोच में क्या है, पहले स्टेक होल्डर क्या है वो देख लेते हैं। अ स्टेक होल्डर इज समवन हु इज इम्पैक्टेड बाय अ प्रोजेक्ट द कंपनी इज वर्किंग ऑन। तो एक कोई भी डिसीजन ले उसकी वजह से किन किन चीजों पे या किन किन लोगों पे फर्क पड़ता है वो सब यहाँ पे आते हैं। कस्टमर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए। तो हम एक चीज ये बोल सकते हैं कि जो स्टॉक होल्डर है वो हमारे स्टेक होल्डर भी है। तो स्टेक होल्डर जो है वो एक बड़ा टर्म है और स्टॉक होल्डर जो है इट इज अ पार्ट ऑफ स्टेक होल्डर। गोल क्या है, इज टू बैलेंस प्रॉफिटेबिलिटी अलोंग विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। सस्टेन करना है हमको लॉन्ग टर्म पे और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। जैसे पोल्यूशन हो रहा था तो वो हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं, ऐसे कैसे हम पोल्यूट कर रहे हैं, तो वो सब उस हिसाब से डिसीजन लेने पड़ेंगे। आप ये पार्ट भी लिख लो। और अगर आपको ये साइलो का मीनिंग भी लिखना होगा तो आप इसको लिख सकते हो। ये सब इंफॉर्मेशन आप इस बॉक्स में लिख सकते हो एंड ऑल्सो नीचे भी प्रोवाइड किया गया, आप वहां पे भी लिख सकते हो। लेकिन आप ट्राई करो कि इस बॉक्स में चीजें लिख लो, तो आपको जितना रेलेवेंट लगता है अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उतनी चीजें यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अभी हमने क्या देखा कि परफॉर्मेंस क्या है, हमारे सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। उसमें से हमने परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटी के बारे में देखा। अब हम क्या देखने वाले, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में देखने वाले हैं। द की टू सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज possessing more quantity and quality resources as well as using it efficiently and effectively। हम सक्सीड कब होंगे, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है हम उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करें तभी सक्सीड होंगे। आप अपना ही एग्जाम्पल ले लो, क्या होता है, आप हो, आपका एक फ्रेंड है, ठीक है,
दोनों के पास स्टडी मटेरियल सेम है, इंस्टीट्यूट जो प्रोवाइड करता है, बट आप पास होते हो या बोलो आप फेल होते हो और आपका फ्रेंड पास होता है, ज्यादा दुख किस बात का है? फेल होने का दुख है कि उसके पास होने का दुख है? जो भी है, दोनों में से जो भी है, बट फेल हो रहे हो वो मेजर क्वेश्चन है कि आप फेल हो रहे हो। ठीक है, क्यों फेल हो रहे हो, रीजन क्या हो सकता है? मटेरियल तो सेम है, रीजन ये हो सकता है कि मे बी उन्होंने, आपके फ्रेंड ने कोई और फैकल्टी से क्लास ली होगी जो जिससे उसकी समझ बहुत अच्छी डेवलप हुई होगी, आपने किसी और से ली होगी, या आपने सेल्फ स्टडी की होगी जिससे आपकी उतनी डेवलप नहीं हो समझ, आप उतने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। तो क्या हो रहा है, जब रिसोर्सेज सेम है, अवेलेबल सब कुछ है आपके पास, फिर भी एक इंसान सक्सीड हो रहा है और एक नहीं हो रहा है, तो डिफरेंस कहाँ हो रहा है? उसके समझने में हो रहा है, या जो उसके साथ पीपल इन्वॉल्व है, लोग इन्वॉल्व है, जो फैकल्टी इन्वॉल्व थी, या उसने ग्रुप स्टडी की उसके फ्रेंड्स के साथ मिलकर, तो लोग इन्वॉल्व है, लोगों की वजह से भी फर्क पड़ता है परफॉर्मेंस में। In today's world, almost all the organizations within an industry have similar resources, particularly tangible and technological resources, or can acquire that as and when they deem fit. It is easy to conclude that there must be some key differentiating resources between the successful and unsuccessful firms. रिसोर्सेज सबके पास सेम है और अभी सब लोगों के पास इतनी ताकत भी है कि सब चीजें ले सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि सक्सेसफुल कुछ फर्म्स होती है और कुछ नहीं होती है, उसमें कुछ तो फर्क पड़ता होगा। क्या रीजन रह सकता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग रिसोर्सेज इज पीपल। अब जब रिसोर्सेज सब चीजें अगर कांस्टेंट है, मतलब सेम, ये भी एक फर्म एक टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, दूसरी भी सेम यूज कर रही है, फर्क कहाँ आ रहा है? जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनके वजह से फर्क पड़ रहा है, पीपल। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ पीपल एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस इज प्रायोरिटाइज्ड एज अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल एंड इज अ की एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्टिविटी, लोगों की प्रोडक्टिविटी और उनका कंट्रीब्यूशन, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मतलब सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा लोगों पे डिपेंड करता है, उनके कंट्रीब्यूशन पे। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता क्या है, ये जो डेफिनेशन है ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। मतलब सी क्या होता है, आपको समझने से ही चीजें नहीं होगी, आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें के कुछ टर्म्स आपको आपके दिमाग में बिठाने पड़ेंगे ताकि आप वो एग्जाम में यूज कर सको। आप हर चीज एकदम सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, क्योंकि आप अभी सीएमए फाइनल में हो, ये सब इंटर में चल जाता था कि ठीक है आप जो समझ रहे हो आप लिख दे रहे हो, बट आपको कुछ टर्म्स अपनाने पड़ेंगे और उनको दिमाग में बिठाना पड़ेगा और वही टर्म्स यूज करनी है। जैसे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट is a key concept in the field of human resource management and is defined as a continuous process of identifying, measuring, and developing the performance of individuals and aligning performance with the strategic goals of the organization. See, अब मैंने आपको जितनी बार कॉन्सेप्ट समझाया, मैंने एक चीज आपको बोल दी है कि क्या है, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल और इंडिविजुअल का गोल सेम रहना चाहिए। जो लोग वहां पे काम करते हैं, अगर उनका और ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेम रहा तो बहुत ईजी है अचीव करना। मेरा एम कुछ और रहा और ऑर्गेनाइजेशन का एम कुछ और रहा, तो दोनों अपने लिए काम करेंगे तो दोनों सक्सीड नहीं, मतलब ओवरऑल सक्सेस नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या बोलता है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ काय का, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड डेवलपिंग। तो मैं बोल सकती हूँ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ IMD। ये आपको याद करना है, और मतलब ऐसे जो डेफिनेशंस है क्योंकि देख लो आज के चैप्टर का ही नाम ये है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, तो ये तो आपको 100% आना चाहिए। तो हम समझ के लेंगे और फिर याद करेंगे कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है ऑफ IMD, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड डेवलपिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स का परफॉर्मेंस है। जैसे हमने देखा कि लोग इंपॉर्टेंट है, तो इंडिविजुअल्स का परफॉर्मेंस है, एंड अलाइनिंग परफॉर्मेंस विद द स्ट्रैटेजिक गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो
हमको क्या करना है, कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ IMD और द और उसकी वजह से द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, और जो इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस है उसको अलाइन करना है विद द स्ट्रैटेजिक गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब आपको जो क्वेश्चन आ सकता है, आपको MCQ फॉर्म में आ सकता है। डैश इज अ प्रोसेस ऑफ identifying, measuring and developing the performance of individuals and aligning performance with the strategic goals of the organization। आपको इस टाइम पे आंसर आना चाहिए। अगर आपको ये डेफिनेशन याद है तो आप तो आंख बंद करके बोल सकते हो। सी, अभी तक हमने इतना ही पार्ट देखा है तो अभी आपको आ जाएगा, लेकिन जब हम पूरे सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे उस पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन डेवलप होगा कि इसके लिए क्या था और इसके लिए क्या आंसर है। ओके, तो आप यहाँ लिख सकते हो, इसको लर्न करना है आप ये भी लिख लो, यहाँ लिख लो IMD इसका शॉर्ट फॉर्म, और ऐसा MCQ में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। About definition points, the following two features of performance management. Continuous process. Performance management is a continuous process. It is a loop which starts with setting of objectives and ends with measuring performances, training and feedback. तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब जब तक खत्म नहीं होता तब तक हमको शुरू रखना है। अलाइनमेंट विद स्ट्रैटेजिक गोल्स। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अ लिंकेज बिटवीन परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सी अगेन, ये आपको जो क्वेश्चन है ये MCQ में पूछा जा सकता है। क्या कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक लिंकेज है, एक कनेक्टिंग चेन बोल सकते हो या ब्रिज बोल सकते हो बिटवीन परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज कैसा परफॉर्म करते हैं, और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो। Thus, a well-defined performance management system actually helps the management to understand the contribution of employee to the organization। तो अगर एक अच्छा मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसकी वजह से ये पता चलेगा कि एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। देख लो, कंटिन्यूस फीडबैक, रिव्यूज, गोल्स, ऐसा हमारा लूप में चलेगा, सर्कल में चलेगा। ओके, Thus, the two main features of performance management are its continuous nature and it being aligned to the overall strategic goal of the organization। तो ये दो हमारे important features हो गए। आपको देखो, MCQ के लिए मैंने क्वेश्चन बता दिया, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड राइट डाउन इट्स फीचर्स या एक्सप्लेन इट इन डिटेल। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन है तो आपको एक्सपेक्टेड है कि आप ये लिखे पार्ट कि उसको पहले डेफिनेशन लिख ले और उसको एक्सप्लेन करिए। अगर आप ऐसे टाइप का डायग्राम भी ड्रॉ करते हो तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, मतलब इम्प्रेस हो जाएगा जो आपका इवैल्यूएटर रहेगा। अब क्या होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट तो देख लिया, क्या है अल्टीमेटली कि जो इट इज अ लिंकेज बिटवीन जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं एम्प्लॉयज और जो हमारे गोल है उन दोनों को मैच करने के लिए। ठीक है, अब एम्प्लॉयज इन्वॉल्व है तो उनका अप्रेजल भी रहेगा। आपने अप्रेजल वर्ड सुना है क्या कभी? मतलब आप लोग इंटर्नशिप करते हो ना, कभी तो आप लोगों को काम ही नहीं पड़ा होगा, क्योंकि हमालों की तरह हमको यूज किया जाता था जब हम पढ़ते थे। ये सब कब होता है? जब आप जॉब करोगे, जब आप CA में बनोगे, तब आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी कि कितनी ताकतवर है। आप काम कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार मुझे उतना अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, या मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतना पैसा जस्टिफाई नहीं कर रहा। आप क्या बोलोगे? मैं छोड़ रहा हूँ, दूसरी जगह इंटरव्यू दोगे, 10% रेज लोगे, वहां बोलोगे कि यार देखो मेरी ये स्किल्स है, मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए। क्या आप वो अभी कर सकते हो क्या इंटर्नशिप में? बिल्कुल भी नहीं। वो बोलेगा भाई तेको जाना है ना, चल निकल, कुछ नहीं मिल रहा है तेको। तो बहुत जरूरी है कि आप क्लियर करो ताकि आपका ये अपर हैंड रहे। तो क्या होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हमने देख लिया। अप्रेजल ये रहता है कि जो एम्प्लॉयज है हमारे कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, उनका हम काम देखते हैं, मतलब जो हमारे सीनियर्स रहते हैं, सीनियर्स उनका काम देखते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसको जज करते हैं, उस पर फीडबैक देते हैं और उनको उससे रिलेटेड रिवॉर्ड्स देते हैं। तो रिवॉर्ड देते हैं तो उनको मोटिवेशन मिलता है कि यार हमको और अच्छे से काम करना है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है। मैनेजमेंट में क्या देखा हमने? मैनेजमेंट ये देता है कि भाई एक लिंकेज है कि एम्प्लॉय का गोल और ऑर्गेनाइजेशन का गोल सिमिलर होना चाहिए। अप्रेजल क्या बोलता है? उनको सिर्फ
एम्प्लॉय का अप्रेजल से मतलब है कि उनके पास्ट परफॉर्मेंस को स्टडी करोगे और उसके बेसिस पे डिसाइड करोगे कि यार इसको हमने रिवॉर्ड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. ओके. Though the terms performance management and appraisal are sometimes used interchangeably, they have significant different connotations. मतलब उन दोनों में डिफरेंस होता है. परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ वन टाइम प्रोसेस. वन टाइम, क्योंकि हम अप्रेजल कर रहे हैं, मतलब आपका जो सीनियर अथॉरिटी है अगर वो आपको अप्रेजल कर रहा है मतलब चेक कर रहा है तो वो एक बार ही देखेगा. जैसे साल में एक बार अप्रेजल रहता है या 6 मंथ्स में हो सकता है, तो एक बार ही होता है वो देखा जाए तो. is a one time process being carried out by the immediate upper level manager in order to evaluate the performance of subordinate on a year to year basis, which is linked to promotion or transfer of the staff. Superiors have a responsibility of providing a systematic description of the employee's performance during a particular year, which is part of the feedback and coaching mechanism. तो क्या करता है जो सीनियर है, वो इवैल्यूएट करता है परफॉर्मेंस और उसको ये भी करना है कि जो उसको फीडबैक मतलब जो एम्प्लॉय ने काम किया है उसको एक प्रॉपर फीडबैक भी देना है और उसको थोड़ी चीज़ें सिखानी भी कि यार देख तू ये कर सकता है आगे चल के जिससे और बेटर तुम्हारा परफॉर्मेंस हो. तो उसके बेसिस पे उनको अप्रेजल के फॉर्म में आप रिवॉर्ड दे सकते हो या फिर प्रमोशन दे सकते हो, मतलब हाइक दे सकते हो इन द सैलरी. परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफन कनोटेड as performance measurement is subset of performance management. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पार्ट है. मतलब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक बड़ी एक अम्ब्रेला है बोल सकते हो और परफॉर्मेंस अप्रेजल उसका एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है. ओके. तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल. मैंने आपके लिए टाइम सेव करना है, हमको एफिशिएंटली हमारा टाइम यूटिलाइज करना है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें लिख के रखी है. हम डिस्कस कर लेंगे बट आप ये यहाँ से कॉपी करो क्योंकि मैं एक एक चीज़ अगर लिख कर बताऊंगी आपको तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा. और हमारा टारगेट है कि हम जितना कम से कम टाइम हो, जितने कम से कम लेक्चर्स हो उसमें हमको हमारा पोर्शन कंप्लीट करना है क्योंकि थ्योरी पार्ट है, सब समझने पे है और आपकी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करने पे. तो देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? A formal review of an employee's performance usually conducted periodically. Management क्या है? Continuous process. जो हमने देखा क्या है? Continuous process of IMD. IMD क्या है? Identifying, measuring and developing performance of individuals. पूरा उतना लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख सकते हो. अप्रेजल क्या करता है? एम्प्लॉयज के पास्ट परफॉर्मेंस को जज करेगा ना, मतलब फ्यूचर को कैसे जज करेगा, जो चीज हुई नहीं है उसको कैसे जज करके उस पर तुम डिक्लेयर करोगे कि हाँ तुमने अच्छा परफॉर्म किया. तो पास्ट परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या बोलता है? वो बोलता है कि फोकसेस ऑन डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग फ्यूचर परफॉर्मेंस, कि तुम आगे कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो ताकि एम्प्लॉयज का और ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेम रहे. अप्रेजल जो है वो वन टाइम प्रोसेस है, ये जो है वो कंटिन्यूसली करना है. इसका पर्पस इज टू प्रोवाइड फीडबैक, रेटिंग्स एंड रिवॉर्ड्स जैसे प्रमोशन के फॉर्म में. और मैनेजमेंट का क्या है? पर्पस इज टू अलाइन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड एनकरेज स्किल डेवलपमेंट. ओके. फिर इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट एंड अ सबसेट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. ठीक है, चलिए आप ये लिख लीजिए. चलिए आगे देखते हैं. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट acts as a linkage between employees' performance and the organizational goals which is set up at the top of organization, and this establishes a shared understanding about what is to be achieved and the way it is to be achieved. तो अगेन ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है, यहाँ लिख सकते हो. आप अल्टीमेटली अगर मीनिंग समझोगे ना तो आपको याद करने की जरूरत नहीं. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का क्या मीनिंग हुआ देख लो, अलग अलग तरीके से सेम चीज बताइए कि जो हमारा एम्प्लॉय है
उसका जो परफॉर्मेंस है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल से मैच होना चाहिए, ठीक है, वही हो रहा है। एक्ट्स एज ए लिंकेज बिटवीन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स विच इज सेट। कौन सेट करता है, कोई मतलब नहीं है, हमारे अपर मैनेजमेंट ही सेट करते वो सब चीजें। एंड इट एस्टैब्लिशेस अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग of what is to be achieved and the way it is to be achieved. An understanding of strategic purpose of the organization is percolated throughout the organization when objective of performance management system is at place. See, मैंने आपको पहले ही बताया था, इन लोगों को मतलब जितनी इंग्लिश आती है सब इधर ही यूज करनी है, तो आप ये सब वर्ड्स पे फोकस मत करो, और ये वर्ड्स जरूरी नहीं आपको एग्जाम में यूज करना है, आपको सिर्फ मीनिंग समझना है कि सेंटेंस क्या मीन कर रहा है। An understanding of strategic purpose of organization is percolated throughout the organization when objective of performance management, मतलब यही है कि ओवरऑल हमारा जो स्ट्रैटेजिक पर्पस है वो सॉल्व कब होगा, जब हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सही तरीके से होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, हमको कुछ चीजें तो पता है। क्या ऑब्जेक्टिव है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, कि जो हमारे एम्प्लॉयज है उनको उनका गोल और हमारा गोल सेम रहना चाहिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव है। फिर उनको कुछ रिवॉर्ड भी देना है, उनका भी जो है बढ़ना चाहिए, उनकी भी ग्रोथ होनी चाहिए, राइट। ये सब हम ऑलरेडी देख चुके, मतलब जो जो देखा है उसके बेसिस पे मैं ऐसा सोच रही हूँ कि ऐसा हो सकता है, अब वो है या नहीं है वो देखेंगे। विद अ प्रॉपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस, employees can strive for superior performance which linked to a compensation package aids them in attaining their goals. उनका गोल क्या रहता है एम्प्लॉयज का, कि हमको तो पैसा चाहिए, हमको ग्रो करना है, हमको नई नई चीजें सीखनी है, एक्सप्लोर करनी है। तो अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सही है, प्लेस पे है, तो एम्प्लॉयज का भी सुपीरियर परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि उनका और ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेम रहेगा, जिससे हम उनको अच्छा कॉम्पेंसेशन भी अगर दे तो उनको और मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो आप ये मार्क कर लेना, सुपीरियर परफॉर्मेंस। एम्प्लॉयज आर एबल टू आइडेंटिफाई प्रॉपर नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द टास्क। तो एम्प्लॉयज को उनके टास्क परफॉर्म करने के लिए प्रॉपर नॉलेज और स्किल्स जो है वो उनको खुद ही समझ में आएगी कि मेरे अंदर ये लैक है, या उनका जो सीनियर है वो बताएगा कि तुम ऐसे और बेटर तरीके से कर सकते हो। Performance management assists the implementation of an effective reward mechanism. अप्रेजल के थ्रू आप रिवॉर्ड ही दे रहे हो, तो रिवॉर्ड मैकेनिज्म आ रहा है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नॉलेज था, यहाँ पे रिवॉर्ड। आप सिर्फ ऐसे मार्क कर लो, सर्कल्स ड्रॉ कर लेना, मैं आपको बताऊंगी क्यों कर रहे हैं हम लोग। द फीडबैक एंड कोचिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड्स अ टू-वे कम्युनिकेशन सिस्टम बिटवीन द सुपरवाइजर्स एंड द एम्प्लॉयज। तो फीडबैक जो है, फीडबैक और कोचिंग मतलब उनको बताना कि तुम ऐसे बेटर कर सकते हो, इस वजह से एम्प्लॉयज के साथ टू वे कम्युनिकेशन होता है, जिससे जो है हमारा बेटर होता है जो भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। इट क्रिएट्स एन एनवायरमेंट वेयर द स्ट्रैटेजिक पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबली परपोर्टेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। अगेन भारी इंग्लिश वर्ड यूज किया, अब इसका एक्चुअल मीनिंग देखो मैंने लिख के दे दिया। इसका मीनिंग है प्रेजेंटेड और स्टेटेड एज बीइंग ट्रू, मतलब अगर मैं ये स्टेटमेंट में देख लूँ, इट क्रिएट्स एन एनवायरमेंट वेयर द स्ट्रैटेजिक पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबली प्रेजेंटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं ऐसे भी लिख सकती थी, मतलब इंस्टीट्यूट ये भी लिख सकता था, बट उनको यूज करने भारी वर्ड्स बच्चों को डराने के लिए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारा जो पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन का वो हम एम्प्लॉयज को बता दो, मतलब जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में उनको बता दो, उस वजह से क्या होगा, एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जहां सबको ग्रो करने का मन करेगा और वो टारगेट अचीव करने का मन करेगा। इट एड्स पर्सनल ग्रोथ एंड एडवांसमेंट ऑफ द एम्प्लॉय एज दे आर एक्वेंटेड with the desired knowledge and skills for particular job which is also aligned to the strategic purpose of the organization। इस रीजन से उनकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है, तो इसको भी हाईलाइट सर्कल कर दो। क्यों? क्योंकि उनको जो डिजायर्ड स्किल्स है वो भी मिलती जा रही है और वो ऑर्गेनाइजेशन का भी भला हो रहा है, उनका भी भला हो रहा है। अब आपको ये याद करना है, तो मैंने जो ये आपको मार्क करा है, सर्कल करा है वर्ड्स, आप इसके बेसिस पे कर लेना। जैसे सुपीरियर परफॉर्मेंस
एस लिख दूं मैं इसके लिए, ठीक है। नॉलेज का के, रिवॉर्ड का आर, फीडबैक का एफ, पर्पस का पी, पर्सनल ग्रोथ का पी। इसको मैं अगर ऐसे ही शफल करूं तो मैं क्या बोल सकती हूँ, एस आर के पी पी एफ। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, एस आर के पी पी एफ। और हमने जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखी थी उसमें मैंने क्या बताया था, कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ आईएमडी। आईएमडी क्या था, याद आ रहा है क्या, करो एक बार याद करो, देखो याद आ रहा है, चलो पढ़ लेते हैं वापस। यहीं के ये हमको सब याद करना है, क्या था, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड डेवलपिंग, ठीक है, द परफॉर्मेंस ऑफ कौन, इंडिविजुअल्स, एंड अलाइन कैसे करना है हमारा स्ट्रैटेजिक गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के, एसआर के पीपीएफ। तो मैंने आपको बताया क्योंकि हम थ्योरी सब्जेक्ट में हैं, हमको कुछ टर्म्स जो है हमारी बुक से मतलब मॉड्यूल से यूज करने, ये सारा जो मटेरियल है आपके मॉड्यूल का ही है। मैंने सिर्फ इसमें से जो इररेलेवेंट पार्ट है मॉड्यूल का वो सब हटा दिया है, और जो एग्जाम पर्पज से आपको इंपॉर्टेंट है वही दिया है इधर एक अच्छे से प्रेजेंटेशन के फॉर्म में और पिक्चर के फॉर्म में। ओके, तो पहला क्या है हमारा, एस स्टैंड्स फॉर सुपीरियर परफॉर्मेंस। तो अगर हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन प्लेस है तो एम्प्लॉयज क्या करेंगे, अच्छे तरीके से सुपीरियर परफॉर्मेंस मिलेगा, और अगर उनको कॉम्पेंसेशन मिला तो वो सुपीरियर परफॉर्म करेंगे। तो दिस पार्ट इज डन। एस, आर स्टैंड्स फॉर रिवॉर्ड्स। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट असिस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव रिवॉर्ड मैकेनिज्म। तो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट देख लो, ओवरऑल देखो तो सिमिलर ही है, लेकिन अब अलग अलग पॉइंट्स दिए तो हम भी अलग लिखेंगे। कॉम्पेंसेशन जो फर्स्ट पॉइंट में था उसको रिवॉर्ड फॉर्म में दे दिया कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट असिस्ट करता है कि हम जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म है उसको इंप्लीमेंट करें, ठीक है। के स्टैंड्स फॉर नॉलेज। तो एम्प्लॉयज आर एबल टू आइडेंटिफाई प्रॉपर नॉलेज एंड स्किल्स बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क, ठीक है। फिर एक पी स्टैंड करता है किस चीज के लिए, पर्पस, कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस हम बता दें सब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे हम अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो ये पर्पस हो गया। एक पी स्टैंड करता है पर्सनल ग्रोथ के लिए। तो पर्सनल एड में भी पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज है उनको पता है कि हमको क्या अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, उसके लिए वो डिजायर्ड नॉलेज और स्किल्स डेवलप करते हैं और उसको अलाइन कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ। ये पी पर्सनल ग्रोथ। एफ क्या है, फीडबैक। फीडबैक एंड कोचिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड्स अ टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम बिटवीन द सुपरवाइजर्स एंड द एम्प्लॉयज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स हो गए एस आर के पी पी एफ। यहाँ पे देखो क्या दिया है, सेट गोल्स अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सेटिंग द राइट एक्सपेक्टेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बिल्ड अ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स। यही जो पॉइंट्स है यही हमने अलग तरीके से लिखे, बट ये आपके जैसे आपको रिविजन करना है तो आप ये पॉइंट्स को भी इन जनरल ऐसे रेफर कर सकते हो, ओके। अब एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल। देखो आप लोगों ने दंगल मूवी देखी है क्या, आमिर खान रहता है, उनकी दो बेटियां रहती है, गीता और बबीता फोगाट, राइट। आपने क्या देखा है मूवी में कि उनका टारगेट, आमिर खान का टारगेट रहता है कि मेरी दोनों बच्चियां जो नेशनल लेवल बॉक्सिंग चैंपियन बने, मतलब उनको गोल्ड मेडल मिले ओलंपिक्स में, इंटरनेशनल लेवल बने, बस वही जर्नी देखी है। अब मैंने क्या देखा है मैं आपको बताती हूँ। आमिर खान ने एक गोल सेट किया था, उनका ऑब्जेक्टिव सेट किया था कि मेरी दोनों बच्चियां जो है वो नेशनल्स इंटरनेशनल्स खेले बॉक्सिंग में, ठीक है। उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने लड़कियों को मतलब ऐसा ट्रेन किया, सुबह उठाया जिसके लिए वो बच्चियां रोती थी कि, और वो गाना था बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, उनके बाल कट कर दिए और उनको बोला कि नहीं ये तुमको करना ही है। तो उसने क्या किया, उसने अपना जो विजन है वो बच्चों के साथ अलाइन करवाया, उनको बोला कि तुम्हारा भी यही विजन रखो। फिर उसने मेहनत कराई बच्चों से, बहुत एक्सरसाइज कराई, बहुत बॉक्सिंग कराई, उसने वहीं पे अखाड़ा डेवलप कराया, जितने रिसोर्सेज थे उसमें उसने बेस्ट से बेस्ट चीज़ की। अब उसने सिखा तो दिया, लेकिन
उसको जानना भी तो है ना कि यार रियल लाइफ सिचुएशन में फाइट कर पाएंगे या नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लड़कों के साथ फाइट कराई, जो मैचेस होती थी वहां लड़कों के साथ फाइट कराई। अब लड़कों ने सीरियसली लिया नहीं, लेकिन इन्होंने तो क्या किया, सबकी बैंड बजाई है। फिर आमिर खान ने क्या किया, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट किया, इन लोगों को परफॉर्म करने लगाया, बॉक्सिंग खिलवाई है, उसके बाद इवैल्यूएट किया। उसके बेसिस पे उन्होंने उन लोगों को फीडबैक दिया कि तुम्हारी ये टेक्निक गलत है, ये सही करो। ऐसे करके उन लोगों ने वर्क किया और फिर उसके बाद फीडबैक दे दिया। अब कुछ चीज़ें अच्छी भी है तो रिवॉर्ड दिया। क्या रिवॉर्ड दिया, शाबाश मेरे बेटे, बस इतना बच्ची को रिवॉर्ड दे दिया कि शाबाशी दे दी। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, ये तो लोकल लेवल पे हुआ, फिर उन्होंने उनका ऑब्जेक्टिव थोड़ा अमेंड किया कि यार अब हम जा सकते हैं नेशनल लेवल पे, और उसके लिए उन्होंने काम किया। बस यही चीज़ है, उन्होंने भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूज़ किया। सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, मेजरिंग द ऑब्जेक्टिव, फीडबैक, रिवॉर्ड सिस्टम, अमेंडमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटीज। ठीक है, तो इसके लिए अगर मुझे कुछ शॉर्टकट निकालना है, दिस विल बी, इसमें ऑब्जेक्टिव मतलब हर एक का मैं अगर इनिशियल ले लूँ, ऑब्जेक्टिव, परफॉर्मेंस, एफ आर ए, तो मैं इसको बोल सकती हूँ ओ पी एफ आर ए, ऑप्फ्रा। ठीक है, या ऑप्फ्रा बोल सकती हूँ, या मैं यहाँ पे ओमफ्रा बोल सकती हूँ, ये ले लो। चलो, तो O stands for setting of objectives, M stands for measuring the performance, F stands for feedback। देखो F जो था हमारा ऑब्जेक्टिव जो था, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में भी फीडबैक था जो F ही था, और एलिमेंट्स में भी F stands for feedback, R stands for reward, यहाँ पे भी हमारा R रिवॉर्ड के लिए ही स्टैंड कर रहा था, दोनों जगह सेम है। A stands for अमेंडमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटीज, अगर कुछ भी गलती होती है तो वो उसमें चेंजेस कराते हैं, अमेंडमेंट्स कराते हैं। ओके, तो ये जो दोनों हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स और एलिमेंट्स। Above mentioned 5 elements of performance management is a loop. Unless the loop is completed, a successful performance management system cannot be said to be in operation. ये होता है आपके मॉड्यूल का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो खत्म। ठीक है, अब हमको क्या करना है, मैं आपको बताऊंगी कि समरी हमको कैसे करनी है। अब आपने ये चैप्टर में क्या क्या सीखा हमने क्या क्या सीखा चैप्टर में, हमने वूका के बारे में सीखा। ठीक है, हमने और क्या देखा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है। तो मैं यहाँ पे रफली लिख देती हूँ कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। सी, मैं अभी पूरी लाइंस नहीं लिख रही हूँ क्योंकि पूरा लिखना है तो वो तो मैं नोट्स में से रेफर कर लूँ। मैं इसमें के की पॉइंट्स देख रही हूँ जो मुझे याद रहने चाहिए कि मुझे पेपर में अगर आंसर लिखना है तो ये जो हमारे पॉइंट्स है या ये टर्म्स है ये यूज करनी है। कंटिन्यूस प्रोसेस है ऑफ व्हाट, IMD, इसको अब आप एक्सपांड करके लिख लेना, जिससे क्या हो रहा है, of individuals and aligning the objective with that of strategic goals of the organization। ठीक है, फिर हमने देखा परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये क्या था, हमारा वन टाइम प्रोसेस था जिसमें हमारे जो सीनियर्स है वो रिवॉर्ड फॉर्म में दे रहे हैं, उनको कॉम्पेंसेशन दे रहे हैं। ठीक है, इसमें फिर हमने डिफरेंस देखा बिटवीन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। फिर हमने देखा क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या था, SRKPPF, इसको एक्सपांड करके आप यहाँ पे लिख लेना, सिर्फ टर्म्स लिख लेना। और हमने क्या देखा उसके बाद, एलिमेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तो ये क्या है, ओम फ्रा। दोनों में देखो ये जो कॉमन है ये फीडबैक है और ये रिवॉर्ड है, ये भी रिवॉर्ड है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये मेजरमेंट हो गया, ये अमेंडमेंट हो गया। ओके, ये सब आपको एक्सपैंड करके लिखना है। और मैं आपको ये सजेशन दूंगी, मैं अभी आपको टाइम दे देती हूँ, आप इमीडिएट ये लिख लो, यहीं पर लिख लो ताकि आपको अलग से इसके लिए टाइम ना देना पड़े। ठीक है, चलिए लिख लीजिए।
चलिए गाइज, आई होप आपने ये समरी लिख ली होगी एंड ऑल्सो आपको अभी तक जो पढ़ा है वो अच्छे से समझा है। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1.1। तो अभी जो हमने देखा वो था इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे एक्चुअल में कुछ कॉन्सेप्ट्स, जैसे परफॉर्मेंस क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, एफिशिएंसी क्या है। परफॉर्मेंस वाला पार्ट तो हम अभी ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी क्या है वो देखते हैं। प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी आर बोथ मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय। तो तीनों में रिलेशन क्या हुआ कि हम पहले परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म को मेजर कैसे करेंगे, थ्रू प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। ओके, तो परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए क्या है, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। While productivity is a measure of output over time, efficiency is relative measure of output with respect to input. The two measures together answer how quickly the job is completed as well as the resources which have to be utilized for the completion of job. ठीक है, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है। परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए दोनों, ये बस एक सिमिलैरिटी है। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जैसे आप और आपके फ्रेंड पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। एक इंसान क्या कर रहा है, एक जो चैप्टर है, या मैं बोल दूं कि पूरा कोर्स जो है वो 10 चैप्टर का कोर्स जो है, जो ए है और ये बी है, ये कंप्लीट कर रहा है 3 महीने में। और जो बी है, दूसरा उसका फ्रेंड है, ये कंप्लीट कर रहा है सेम चीज 2 महीने में। इसके बेसिस पे मैं प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकती हूँ। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम देखेंगे। उसके लिए है हमारा, हमको एक फॉर्मूला दिया है, विच इज प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, तो पहले ये पढ़ लेते हैं। इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस। तो रिलेशनशिप बिटवीन क्या, इनपुट एंड आउटपुट इन पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस। ओके, it only defines the volume of output. It not only defines the volume of output but also defines the resources employed for arriving at the output. Thus productivity is expressed as the ratio of input to output. तो क्या है, it shows a relationship between जो हमने input किया, जैसे आपने 10 चैप्टर पढ़ने के लिए कितना input किया, 3 months, राइट। आउटपुट क्या है, 10 चैप्टर, मंथ्स कितने डाले, 3 मंथ्स। और बी ने क्या किया, 2 मंथ्स डाले, जिसमें आउटपुट आया उसका कितना, 10 चैप्टर का। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी। आपने वो सॉन्ग सुना है क्या, शेप ऑफ यू, एड शेरन का, उसमें है ओ आई ओ आई ओ आई ओ आई। तो कोई आपसे पूछे कि प्रोडक्टिविटी क्या है, तो आप बोलोगे ओ आई ओ आई ओ आई ओ आई। ओ इज आउटपुट, आई इज इनपुट, तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इज योर प्रोडक्टिविटी। तो इट इज ओ आई ओ आई ओ आई ओ आई। ठीक है, ये आपको याद करने के लिए मैंने छोटी सी ट्रिक बताई। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी सिक्योर्ड 65% एंड 72 मार्क्स, 72%, ओके मार्क्स आप हटा दीजिए, या 65 and 72 marks in SPMBV. They put in 200 hours and 300 hours respectively for preparation of the examination. Though student B has secured more marks, student A can be said to be more productive as he puts in relatively less time to achieve his score. तो देखो, एक स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 65, ए को मिल रहे हैं 65 मार्क्स। मैंने आपको आर्ट्स का बताया था, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें आर्ट्स में कितने चैप्टर हो रहे हैं, ये मंथ्स में कितने चैप्टर हो रहे हैं ये दिखाया। आपके मॉड्यूल में ये एग्जांपल दी है कि 65 मार्क्स आ रहे हैं, और ये 65 मार्क्स कब आ रहे हैं, जब ए स्टूडेंट जो है वो 200 घंटे डाल रहा है, 200 आवर्स पढ़ के 65 मार्क्स ला रहा है, और जो बी है वो कितने मार्क्स ला रहा है, 72 मार्क्स ला रहा है, कब, जब वो 300 घंटे पढ़ता है। तो मेरे लिए सिंपल में, मतलब अगर मुझे फॉर्मूला भी नहीं पता होता तो मैं क्या बोल सकती थी कि 65 डिवाइडेड बाय 200 करूँ अगर मैं, तो मुझे पता चलेगा कि कितने
प्रोडक्टिविटी से मैंने पढ़ा, राइट? वही चीज है। तो मेरा जो आउटपुट है, आउटपुट क्या आया हमारा, मार्क्स इज द आउटपुट, और इनपुट क्या है, कितने घंटे पढ़ाई की। तो इसका इनपुट आया 32.5, और इसने 72 मार्क्स कब लाए, जब इसने 300 घंटे पढ़े, तो ये है 24%। तो ऐसे आप देखोगे तो बी के मार्क्स ज्यादा है 72 मार्क्स, लेकिन उसने एफर्ट देखो ना, उसने ज्यादा घंटे लगाए पढ़ने में। तो वो रहता है ना कि दो बच्चे साथ में पढ़ रहे, कुछ बच्चे शार्प होते हैं, जल्दी से ग्रास्प कर लेते हैं, तो उनको कम टाइम लगता है वही चीज पढ़ने, तो हम बोलते हैं कि इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, कि मार्क्स भले कम टाइम पढ़ रहे लेकिन अच्छे मार्क्स ला रहे, तो हम ऐसे परसेंट में कैलकुलेट करेंगे कि प्रोडक्टिविटी क्या आ रही है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, ओ आई, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी। अब ना देयर आर टू मेजर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, एक होता है टोटल प्रोडक्टिविटी, एक होता है पार्शियल प्रोडक्टिविटी। टोटल प्रोडक्टिविटी is a measure of the change in output relative to change in quantity of all or more than one input. This is referred to as total factor productivity. और partial factor क्या है, change in output brought about by a change in one particular unit। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। सपोज आप लोग क्लियर नहीं होते हो एग्जाम, वैसे तो होना ही है, लेकिन अगर नहीं होते हो, ठीक है, आप सोचते हो कि यार मैं काम करता हूँ, एक शॉप एक जॉइंट डाल लेते हो बर्गर जहां हम लोग बेचेंगे, आपको बर्गर का शौक है, बर्गर बेचना है, ठीक है, ये हमारी बर्गर शॉप हो गई। अब मोस्टली शाम में ये सब चीजें पसंद करते हैं, दिन में इतने फॉन्ड नहीं होते लोग ये सब चीजों के। तो आप सोचते हो, पहले आपने स्टार्ट किया है, थोड़ा सा आपने देखा कि अच्छा चल रहा है, तो आपको रिजल्ट ये दिखता है कि दिन में 100 जो है बर्गर्स बिक रहे हैं, 5 घंटे जो शाम में ऑपरेट कर रहे हैं उसमें 100 बर्गर्स बिक रहे हैं पर डे। अभी अभी इनिशियल स्टेज ही हो रही है। इसमें आप देखते हो कि आपको जो रॉ मटेरियल लग रहा है, रॉ मटेरियल में जो भी आपको वो पैटिस लगेगा, वेजिटेबल्स लगेंगे, जितना भी ब्रेड वेट सब लग रहा है, वो समझ लो आपको 5 kg, चलो ये बर्गर इसको 200 बर्गर्स कर लो, 5 किलो का मटेरियल लग रहा है। फिर कुछ वर्कर्स भी लगेंगे आपको बनाने के लिए या सर्व करने के लिए, लेबर्स लगेंगे, जो भी है, 5 घंटे के लिए आपको लगते हैं। और जो पर आवर रेट है वो आप पकड़ लो 100 रुपए, चलो पर आवर नहीं, पर डे का जो रेट है वो 100 रुपए पकड़ लो। ऐसे उनको हर दिन 500 रुपए आपको देने पड़ते हैं। और ऐसे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 2 वर्कर्स, 2 वर्कर है, 5 दिन काम कर रहे हैं और 100 रुपए लगते हैं, तो ऐसे करके आपको ये लग जाएगा 1000 रुपए दोनों को मिलाकर, ठीक है। और रॉ मटेरियल सपोज 5 किलो का आपको आ रहा है, ये भी 1000 रुपए में, इसकी ये कॉस्ट हो गई। फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी भी लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी समझ लो आप लग रही है पर डे, मान लो 500 रुपीज की, ओके। तो अब क्या होता है, हमको 2 कॉन्सेप्ट दिए, पार्शियल प्रोडक्टिविटी एंड टोटल प्रोडक्टिविटी। पार्शियल प्रोडक्टिविटी अगर कैलकुलेट करनी है, वो कैलकुलेट करेंगे हम, सी उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, वही रहेगा, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। लेकिन पार्शियल मतलब क्या बोल सकते हैं, पार्ट, राइट, पार्शियल मीन्स कुछ थोड़ा सा पार्ट। तो हर एक एलिमेंट या हर एक इनपुट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। जैसे मुझे अगर पार्शियल प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है ये केस में, तो मैं बोलूंगी कि 200 बर्गर बन रहे हैं अगर मैं 5 किलो का रॉ मटेरियल डाल रही हूँ, तो ये हो जाएगी मेरी प्रोडक्टिविटी। मतलब क्या प्रोडक्टिविटी होगी, ये मेरी रॉ मटेरियल की हुई अगर, तो 1 किलो में कितना बन रहा है, मुझे इससे आंसर मिल जाएगा, कितना बन रहा है, 40 बर्गर्स पर केजी, ठीक है। फिर लेबर्स की मैं बात करूं, मतलब आवर्स की मैं बात करूं कि कितने आवर्स में मेरे बर्गर बन रहे, तो मेरे 200 बर्गर है और वैसे आवर्स कितने लग रहे, मतलब ये जो है 10, काम कितने कर रहे, 2 वर्कर्स काम कर रहे 5 घंटे ऐसे टोटल, तो मैं बोल सकती हूँ कि 20 बर्गर्स बन रहे हैं मेरे पर आवर, एक दिन में 5 घंटा ही ऑपरेट कर रहे हैं तो 20 बर्गर बनने वाले।
ओके, फिर मैं कैलकुलेट करूंगी इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 200 बर्गर बेच रहे हैं डिवाइडेड बाय 500, तो ये आ जाएगा कि एक बर्गर बेचने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, पर बर्गर इतनी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। ओके, इतनी रुपीस की इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। डन। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम पार्शियल प्रोडक्टिविटी, मतलब हर एक इनपुट के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया। वाइल जो हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी है उसमें हम क्या करेंगे, टोटल बोल दिया मतलब सबकी टोटल कर लो। तो ये जो भी कॉस्ट है 1000, 1500, तो मैं इनपुट कितना कर रही हूँ 2500 का, 2500 का इनपुट कर रही हूँ, जिससे मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट मुझे मिल रहा है 200 बर्गर्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगी मेरी टोटल प्रोडक्टिविटी। तो देखते हैं अभी जो हमने पढ़ा उसको इससे कंपेयर करते हैं एग्जाम्पल से। टोटल प्रोडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ चेंज इन आउटपुट रिलेटिव टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ऑल और मोर देन वन इनपुट। सबको मिलाया है हमने, तो क्या चेंज इन आउटपुट कितना हो रहा है, चेंज इन क्वांटिटी कितना हो रहा है जब हमारा इनपुट चेंज हो रहा है, मतलब टोटल जो आउटपुट आ रहा है डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट। वाइल हमारा पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या बोल रहा है, चेंज इन आउटपुट ब्रॉट अबाउट बाय चेंज इन वन पर्टिकुलर इनपुट। तो हमारा देख लो एक पर्टिकुलर इनपुट से लेकर हमने ये कैलकुलेट किया। ये डिफरेंस है बिटवीन पार्शियल प्रोडक्टिविटी एंड टोटल प्रोडक्टिविटी। तो आप चाहो तो ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो आप स्क्रीन पॉज करके आप लिख लीजिए ये पार्ट। ये आंसर्स आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने आपको सिर्फ एक रफ आइडिया दी है। चलिए अब क्या होता है, आपको मेजर करने का क्या बताता है, परफॉर्मेंस मेजर करना है तो प्रोडक्टिविटी के थ्रू और एफिशिएंसी के थ्रू। अब जरूरी नहीं है कि हम प्रोडक्टिव है मतलब हम एफिशिएंट भी है। क्या बोला मैंने, प्रोडक्टिव है इसका मतलब ये नहीं कि हम एफिशिएंट भी है। अभी तक हम नॉर्मल, अगर मैं हमारे चैप्टर या कोर्स की बात नहीं करूं, एफिशिएंसी का मीनिंग आपको क्या समझता है, ऐसे ये बोल सकते हैं क्या कि सपोज पढ़ाई का एग्जाम्पल आगे लेते हैं कि मैं एक दिन में या मैं बोलो 10 घंटे में 2 चैप्टर्स या 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर सकती थी, पर मैंने किया है टाइम पास, एक बार मेरे फोन हाथ में लग गया, मैं रील्स देखने बैठ गई। इस रीजन से मेरे कितने चैप्टर्स कंप्लीट हुए, 2 चैप्टर्स ही कंप्लीट हुए। तो ऐसे केस में मैं क्या बोलूंगी, मैंने एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं किया। एफिशिएंसी क्या होती है कि मैं क्या कर सकती थी बट मैंने क्या किया, नहीं किया, मतलब उतना नहीं किया। तो एफिशिएंसी रहेगी हमारी, हम जो कर सकते थे, पोटेंशियल हमारा था 3 का लेकिन हुआ कितना है 2, तो 2/3 विल बी योर एफिशिएंसी। ठीक है। अब प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में डिफरेंस क्या होता है, प्रोडक्टिविटी को ये सबसे मतलब नहीं है, ये है कि हमने जो इनपुट किया है, जैसे यहाँ पे हम रॉ मटेरियल इनपुट कर रहे हैं तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम हमारा आउटपुट मैक्सिमाइज करें। क्वालिटी पे फर्क, मतलब क्वालिटी का लेना देना नहीं होता है जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। लेकिन एफिशिएंसी में ये रहता है, मेजर क्राइटेरिया रहता है कि आप ऐसा परफॉर्म करो कि जो वेस्टेज है वो कम से कम हो, मतलब ऑप्टिमम आपका आउटपुट जो है वो ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, लेकिन वेस्टेज जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। तो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में मेजर डिफरेंस ये है कि प्रोडक्टिविटी क्वालिटी को इंपॉर्टेंस या वैल्यू नहीं देता है, वाइल जो हमारी एफिशिएंसी है वो क्वालिटी को इंपॉर्टेंस देती है, एंड ऑल्सो वेस्टेज जो है वो मिनिमाइज होना चाहिए हम एफिशिएंटली काम करते हैं तो। ओके, एक सिंपल एग्जांपल ले लूं, जैसे आप अगर कुछ बनाओ, मतलब कभी कुकिंग का शौक आता है और कुछ बना रहे हो, मम्मी जिस हिसाब से बनाती है उनका वेस्टेज जो होता है वर्सेस जो हम चीजें वेस्ट करते हैं उसमें डिफरेंस होता है। तो सेम है, बना दोनों रहे हैं, प्रोडक्टिविटी दोनों की चल रही है, लेकिन एफिशिएंटली कौन काम कर रहा है, मम्मी काम कर रही है, हम लोग नहीं कर पा रहे उतना एफिशिएंटली। अगर आपको ऐसे टाइप का, मतलब आपको ऐसे पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल
बीइंग प्रोडक्टिव डज नॉट नेसेसरी मीन बीइंग एफिशिएंट। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया, ये आपके मॉड्यूल की ही एक लाइन है जिसको मैंने क्वेश्चन फॉर्म में पूछा कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो उसका आंसर आप कैसे दे सकते हो विद एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल अगर दे, पहले तो जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताया वो आप लिख सकते हो, उसके बाद ये एक एग्जाम्पल दे दो। इफ अ विंडो क्लीनर क्लीन्स 20 विंडोज इन द फर्स्ट वीक एंड 25 विंडोज इन द सेकेंड वीक, देन ही इज मोर प्रोडक्टिव इन द सेकेंड वीक। एक हफ्ते का टाइम है, 7 दिन का, एक बार 7 दिन में 20 विंडोज क्लीन कर रहा है, और एक दिया है कि 7 दिन में 25 विंडोज क्लीन कर रहा है। तो हमने क्या बोला, प्रोडक्टिविटी में क्या इंपॉर्टेंट रहता है कि जो हमारा आउटपुट है वो मैक्सिमाइज हो। हम इनपुट जितना कर रहे हैं, आउटपुट जस्टिफाई करना चाहिए कि आउटपुट ज्यादा से ज्यादा हो। इट इज अज्यूम दैट ही इज शेड्यूल्ड टू वर्क अ स्टैंडर्ड 40 आवर्स अ वीक। मतलब सेम है कि जब 20 विंडोज क्लीन कर रहा है तब भी 40 आवर्स वर्क कर रहा है, 25 विंडोज क्लीन कर रहा है तब भी 40 आवर्स कर रहा है काम। बट द मैटर ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क एंड ऑल अदर इश्यूज आर केप्ट असाइड। तो हम लोग जब प्रोडक्टिविटी देखते हैं ना, तो उसमें हम क्वालिटी नहीं देख रहे। अब जैसे उसने 25 विंडोज क्लीन कर ली लेकिन साफ नहीं की होगी, लाइक एकदम चकाचक नहीं की होगी, ये डिफरेंस हो सकता है। तो हम क्वालिटी को यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। क्वालिटी ऑफ हिज क्लीनिंग को हमने बाजू में रख दिया। इट इज इन दिस पार्लेंस दैट द इशू ऑफ एफिशिएंसी कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, एज इट इज ऑफन सेड दैट बीइंग प्रोडक्टिव डज नॉट मीन बीइंग एफिशिएंट। ऐसे टाइम पे हमको क्या करना है, हमको एफिशिएंसी पे ध्यान देना है। ओके तो अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया, ये मैंने मन से फ्रेम करके दिया है कि प्रोडक्टिविटी जो है वो जरूरी नहीं कि एफिशिएंट रहे। तो आप ये छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपको मेंशन किया वो वहां पे लिख सकते हो कि अब जैसे इसमें आप प्रोडक्टिविटी का रेशियो कैलकुलेट कर लो कि 20 डिवाइडेड बाय 40 ये प्रोडक्टिविटी है, 25 डिवाइडेड बाय 40 ये प्रोडक्टिविटी है। लेकिन हम क्योंकि क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर रहे, तो इसीलिए एफिशिएंटली हम काम नहीं कर रहे, क्योंकि एफिशिएंसी किस चीज पे फोकस करती है कि हमारा वेस्टेज जो है वो कम से कम होना चाहिए। ओके चलो अब ये जो वर्ड है पार्लेंस, इसका मीनिंग देख लेते हैं। अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्पीकिंग और यूजिंग वर्ड्स दैट इज स्पेसिफिक टू अ सर्टेन ग्रुप और प्रोफेशन। जैसे आपको वो ये है ना, हमारा जग्गू दादा जो है टाइगर श्रॉफ के पापा, वो क्या यूज करते हैं, ओके बीडू, हाय बीडू, हर चीज में बीडू यूज करते हैं। तो बीडू क्या है, बीडू का मतलब हर बार एक फीलिंग है, एक इमोशन है कि बीडू का मतलब फ्रेंड हो गया, बड़ी हो गया, राइट। मतलब ऐसे बोल सकते कि उसके पीछे की भावना क्या है वो देखो। बोलते हैं ना कि मैं एग्जैक्ट वर्ड्स जो बोल रहा हूँ वो मत समझो, उसके पीछे की भावना समझो। तो इसका मीनिंग वही है पार्लेंस का मीनिंग। जैसे एग्जाम्पल, ROI इज कॉमनली यूज्ड इन बिजनेस पार्लेंस टू मीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो सेम चीज है। अब मैं वही बोल रही हूँ, मैं साथ साथ में आपको फ्री की इंग्लिश की भी क्लास दे रही हूँ कि आपकी इंग्लिश जो है वो और सुधरती जाए। ओके तो चलिए, अभी हमने क्या क्या देख लिया, अभी हमने देखा प्रोडक्टिविटी रिलेटेड, टोटल प्रोडक्टिविटी देख ली, पार्शियल प्रोडक्टिविटी देख ली विथ एग्जाम्पल। तो अगर आपको बोले कि राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रोडक्टिविटी, तो आपको क्या लिखना है, आपको ये लिखना है पहली बात कि जो प्रोडक्टिविटी है इट इज मेजर वाइल प्रोडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ आउटपुट ओवर टाइम। प्रोडक्टिविटी जो है वो आउटपुट ओवर टाइम के लिए है। फिर उसका फॉर्मूला ये है, इट इज वो रिलेशनशिप बताती है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ओके फिर एक एग्जाम्पल ये वाला दे दो, या आपको जो ठीक लगता है दो, लेकिन हम उसको कैलकुलेट करके इस तरीके से बताएंगे। देन टोटल प्रोडक्टिविटी क्या होती है एक लाइन में लिख दो, पार्शियल प्रोडक्टिविटी क्या होती है वो लिख लो। 7 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आए तो आप इसमें ये ऐसे टाइप का कोई एग्जाम्पल भी दे सकते हो। ओके सी अब आप फाइनल में, मैं आपको हर चीज लिखाकर नहीं दूंगी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंस्टीट्यूट आपकी एनालिटिकल स्किल्स देखना चाहती है। अब उसको मैं एक डायरेक्शन दे सकती हूँ, लेकिन उसको आगे ले जाना वो आपका काम है, क्योंकि मैं आपका हाथ पकड़ के एग्जाम में आंसर्स नहीं लिखा सकती। मैं आपको जरूर पॉइंट्स दे सकती हूँ, उसको डेवलप करो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग रखना है कि हम क्या कर रहे हैं। सिर्फ जो लिखा है उसको बस पढ़ते जाओ, रट्टा मारो, ये सब नहीं करना है। ओके एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज अचीविंग maximum productivity with minimum wasted effort or
एक्सपेंस। सी, आपने अगर एक चीज ध्यान दी होगी, एफिशिएंसी की डेफिनेशन में प्रोडक्टिविटी आ रहा है। क्या है देख लो, अचीविंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी अचीव करने के लिए हम एफिशिएंसी मतलब ऐसा काम करो, जो प्रोडक्टिविटी चल रही है उसमें ऐसा करो कि वेस्टेज कम से कम हो। ओके, तो ये डेफिनेशन याद करनी है, अचीविंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विथ मिनिमम वेस्टेड एफर्ट और एक्सपेंस। जैसे देखो, मैंने एग्जाम्पल दिया है, आपकी ये है प्रोडक्टिविटी। तो आप क्या कर रहे हो, लॉट्स ऑफ टास्क आर कंप्लीटेड, हमने बहुत सारा काम कर लिया, क्वांटिटी में बहुत नंबर ऑफ काम कर लिया। जो हमने बेस्ट क्वालिटी से किया वो ये वाला पार्ट है, मतलब ये सर्कल है। ये हमने क्या किया, एफिशिएंटली काम किया, बहुत कम वेस्टेज किया। तो प्रोडक्टिविटी मतलब ओवरऑल देखोगे ये सबका कॉम्बिनेशन, मतलब जहां ये तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये पॉइंट बोलेंगे हम कि हाँ आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। और हमको ये पॉइंट अचीव करना है जहां पे हमारा वेस्टेज कम है, हमारा मैक्सिमाइज हो रहा है जो हमने एफर्ट लिया है, और उसमें बेस्ट रिजल्ट आ रहा है। Thus, efficiency is related to maintaining the quality of work and focuses less on mere increase of output. सिर्फ आउटपुट पे फोकस नहीं देना है, हमको क्या फोकस रखना है कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो भी बढ़े। पॉइंट वाइज क्लैरिफिकेशन ऑफ द टू टर्म्स प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इज डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। कॉस्ट एज एन इनपुट। The simple connotation of productivity is maximization of output relative to input. सिंपल कॉनोटेशन मतलब क्या है कि सिंपल वर्ड्स में अगर प्रोडक्टिविटी क्या है ये बताना है तो क्या है, आउटपुट मैक्सिमाइज करना है। अगर हमारा मतलब इनपुट जितना डाल रहे उसके कनेक्शन में आउटपुट हमारा ज्यादा होना चाहिए। क्वालिटी पे फोकस नहीं है, क्वालिटी पे फोकस हमारा एफिशिएंसी में रहता है। बट इन दिस सिंप्लिसिटी इश्यू ऑफ कॉस्ट इज इग्नोर्ड। कॉस्ट पे हम ध्यान नहीं दे रहे, हमको सिर्फ आउटपुट पे ही फोकस रखना है कि जितना इनपुट है उससे अच्छा आउटपुट होना चाहिए। द मेजर ऑफ एफिशिएंसी कंसिडर्स द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिंग द इनपुट। Thus an efficient mindset may consider the issue of outsourcing so that cost is reduced, quality of output is ensured, and this will lead the organization to an efficient production system. तो हमारा प्रोडक्टिविटी आउटपुट के ऊपर फोकस रखता है, बट इस जगह हमारा जो एफिशिएंट माइंडसेट रहा, एफिशिएंसी क्या बोलती है कि हमको कॉस्ट पे भी ध्यान देना है, वेस्टेज भी नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन भी अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो वो क्या बोलेगी, सपोज हमको कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए हम इन हाउस अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके लिए हमारा भले अच्छा खासा प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन उसको हम कॉस्ट भी इग्नोर कर रहे हैं। बट सेम चीज हमको बाहर अच्छी क्वालिटी से और मतलब सिमिलर रेट में मिल रही है, जिसमें हमारा क्या हो रहा है कि हमारी कॉस्ट भी मतलब कॉस्ट में भी आप समझ लो थोड़ी कम हो रही है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो हमारा फोकस क्या रहना चाहिए कि हमने एफिशिएंट क्वालिटी मतलब क्वालिटी बेस्ट रखनी चाहिए और कॉस्ट कम रखनी चाहिए। तो यही बोला है इन्होंने कि आउटसोर्स करने का हमने इस टाइम पे दिमाग में लाना चाहिए, क्योंकि वहां पे कम वेस्टेज रहेगा, कॉस्ट भी कम रहेगी, और हम इन हाउस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमको तो सिर्फ बल्क में निकालने का टारगेट रख रहे हैं, बाकी हम सारी चीजें तो इग्नोर कर रहे हैं। क्वालिटी एंड क्वांटिटी एज आउटपुट। इन कॉमर्स देयर इज लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। इन एफिशिएंसी क्वालिटी इज प्रायोरिटाइज्ड while in productivity quantity is prioritized। तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, एक क्वालिटी पे फोकस करता है, एक क्वांटिटी पे फोकस करता है। द एम्बेडेड लॉजिक इज सिंपल, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस propose to maximize the input output ratio, but in order to do that failing to attain quality standard is regarded as tragic failure। Thus productivity is important but without considering efficiency it is meaningless। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है, प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है कि जो इनपुट डाल रहे हो उससे ज्यादा आउटपुट होना चाहिए, बट बिना एफिशिएंसी के आपका फेल है ऑर्गेनाइजेशन। तो एफिशिएंसी इज इंपॉर्टेंट। आपको सी एमसीक्यू देना वो कैसे भी कंफ्यूज करने के लिए देंगे, आपको कंसेप्चुअली हर चीज समझनी है। तो आपको सपोज दे दे कि इसको शफल करके दे दे कि मतलब क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू,
और उसमें ऐसे कुछ स्टेटमेंट दे दे और जंबल करके दे दे। सपोज दे देंगे कि एफिशिएंसी इज इंपॉर्टेंट बट विदाउट प्रोडक्टिविटी इट इज मीनिंगलेस। वह एक स्टेटमेंट ये दे दिया, एक स्टेटमेंट ये वाला जो एक्चुअल में ट्रू है वो दे दिया। तो आप अगर कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे ना तो आपको रट्टा मारने की अगेन जरूरत नहीं है, तो समझ के लेनी है हर चीज। Refinement. From the discussion made in point A and B above, it is reasonable to deduce that the measure of efficiency is a refinement of concept of productivity. तो हमारा जो efficiency है वो एक refinement है, मतलब refined version means a better और अच्छा version of productivity. क्यों? क्योंकि उसमें जो हम आउटपुट पे तो फोकस कर ही रहे हैं, क्वालिटी पे भी फोकस कर रहे हैं, तो एक बेटर वर्जन है हमारा प्रोडक्टिविटी का। Performance measurement as such is traditional concept and is based on information derived from financial statement and is thus dependent on financial information which are historical in nature. Thus, performance management is of little use in improving the current financial performance of the organization. Concepts of productivity and efficiency add key linkages to the aspect of performance management. तो जो हमारा performance management है वो पहले क्या करते थे, हम फाइनेंशियल डेटा पे ही रिलाई करते थे, लेकिन एक्चुअल में हमारा इस पे होना चाहिए, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि डिफरेंस बताइए बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। तो हमने जो जो पॉइंट्स देखे हैं वो मैंने यहाँ पे आपके लिए डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख दिया है, जिसको आप लिख सकते हो। एक बार मैं आपको बता देती हूँ। प्रोडक्टिविटी मेजर्स द आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ इनपुट, और एफिशिएंसी क्या करती है, मेजर्स हाउ इफेक्टिवली रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट। प्रोडक्टिविटी फोकसेस ऑन आउटपुट ऑफ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ये फोकस करता है कि हम वेस्ट को मिनिमाइज करें। अचीविंग मोर आउटपुट इन द सेम और लेस टाइम, इसका टारगेट क्या है, यूजिंग रिसोर्सेज इन द बेस्ट वे पॉसिबल सो एज टू अवॉइड द वेस्टेज। फिर दोनों का हमने क्या देखा, फॉर्मूला देखा। प्रोडक्टिविटी इज आउटपुट बाय इनपुट दैट इज OI, और एफिशिएंसी क्या है कि हमारा एक्चुअल आउटपुट क्या हुआ और जो हम कर सकते थे। सी ये आपको दिया नहीं है मॉड्यूल में, बट मीनिंग यही है, सब यही है, तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हम जो कर सकते थे वर्सेस जो हुआ है। एग्जाम्पल दे दिया कि आप 5 चैप्टर 10 दिन में कर रहे हो, तो क्या इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी क्या आ रही है आपकी कि आप आधा चैप्टर या 0.5 चैप्टर पर डे कर रहे हो, और आप अगर 7 कंप्लीट कर सकते थे 10 दिन में, बट आप कर सिर्फ 5 रहे हो, तो 5 कर सकते, 5 एक्चुअल आउटपुट है और 7 कर सकते थे, तो आपका जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो है 71.42। ओके, आप ये पार्ट लिख लो। आप ये स्क्रीन पॉज करके भी लिख सकते हो। ओके, चलिए, ये चैप्टर होता है कंप्लीट। ये आपको अगेन स्पेस प्रोवाइड की है, समरी लिखनी है या जो भी आपको नोट्स बनानी है आप खुद इधर लिखेंगे। आपको मैंने एक तरीका बता दिया, फर्स्ट जब इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें क्या करना है। यहाँ पे आप आपका डिफ्रेंसिएशन भी लिख सकते हो। समरी में आप देखोगे चैप्टर में तो मेजर पार्ट क्या था, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के बारे में ही था। तो आपको याद क्या क्या करना है, आपको मैंने ये बता दिया, ये पॉइंट याद रखना है, देन दिस पॉइंट याद रखना है। ये एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि आप ये मन से भी लिख सकते हो एग्जाम्पल, कि अगर प्रोडक्टिविटी के बारे में क्वेश्चन पूछा तो क्या क्या इंक्लूड करना है। वहीं एफिशिएंसी के बारे में क्वेश्चन पूछा तो आप क्या लिख दोगे। ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, ये लर्न कर लेना। बट है ही क्या डेफिनेशन में, हमको मीनिंग तो पता चल गया ना कि हमको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी चाहिए विथ मिनिमम वेस्टेड, मतलब वेस्ट हमारा कम होना चाहिए। ओके, फिर इसमें के आपको सारे पॉइंट्स नहीं लिखने, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन दिया है कि प्रोडक्टिविटी में ये होता है और एफिशिएंसी में ये होता है। इसमें से वो पॉइंट्स आपको ढूंढ के निकालने हैं। तो एनालाइज करना आना चाहिए कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन पूछा उसके ऊपर आंसर डिपेंड करेगा, ना कि मॉड्यूल में इस फॉर्मेट में दिया है तो आप सेम कॉपी पेस्ट कर लो। ओके, चलिए अब MCQs दिए हैं,
और नीचे आप आओगे तो कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिए। मैं ये चाहती हूँ कि आप एक बार ये अटेम्प्ट करो, ठीक है? आप ये अटेम्प्ट करो। आपके पास अभी आपको याद नहीं करना, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सब याद हो गया और आपको सोच के लिखना है, बट आई वॉन्ट यू कि आप मटेरियल में ही देखो और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इसके आंसर्स आप एक रफली लिखो कि क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि किस तरीके से इनके आंसर्स लिखने चाहिए या क्या क्या पॉइंट्स इसमें आने चाहिए, ठीक है? बट कंडीशन क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमको मिलके करना है। मैं आपको जैसे बता रही हूँ, आप अगर वैसे चलोगे तो ही आप वो टारगेट जो है हमारा 70 to 75 मार्क्स, मतलब आपका बिजनेस वैल्यूएशन वाला पार्ट तो आपको सिद्धिनाथ सर पढ़ा देंगे, जिससे प्रैक्टिकल में इजी है स्कोर करना। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ आपको मेरे सोच से चलना पड़ेगा। ओके, आप ये ट्राई करो, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके गाइस, bye bye, see you in the next lecture.